नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में छपरा से गिरफ्तार अरमान अली की कोर्ट में पेशी के बाद अब उसे दिल्ली ले जाया जाएगा। अरमान अली उर्फ अरमान मंसूरी मोरहाड़ा के देव बहुआरा गांव का रहने वाला है और सुबह एनआईए और बिहार एटीएस की टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। एनआईए के शिकंजे में आए अरमान पर आरोप है कि उसने अपने साथी जावेद के कहने पर जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियारों की खेप पहुंचाई थी और इस मामले में अरमान के साथ जम्मू से गुड्डू को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि जावेद को बिहार एटीएस ने 15 जनवरी 2021 को गिरफ्तार किया था। जावेद के ऊपर आरोप है कि वो मुश्ताक के साथ मिलकर आतंकियों को छोटे हथियार सप्लाई किया करता था। जावेद अरमान से हथियार लेकर मुश्ताक को दिया करता था। मुश्ताक उसे जम्मू कश्मीर के आतंकियों को सप्लाई करता था और इस बात का खुलासा जम्मू और कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया था। उन्होंने कहा था कि ये लोग जम्मू और कश्मीर में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और इसी उद्देश्य से बिहार के छपरा से छोटी पिस्टल मंगवाई गई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई मामले में पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की है और अरमान मंसूरी को मोरहाड़ा के देव बहुआरा गांव से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जिस जावेद को पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था उससे इसका कनेक्शन था और उस कनेक्शन में इसे गिरफ्तार किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनआईए के अधिकारी जो है उसे लेकर के पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एनआईए के अधिकारी कड़ी सुरक्षा में जो अरमान मंसूरी पकड़ा गया है उसे लेकर के अभी सीजीएम कोर्ट में पेशी के बाद इसे लेकर के फिर दिल्ली जाया जाएगा और ये पूरे जो प्रक्रिया है काफ़ी गुप्त तरीके से की जा रही थी और यही वो आतंकवादी है जिस पर आरोप लगा है कि जावेद के माध्यम से इसने हथियार आतंकियों को मुहैया कराया था, जिससे देश की सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश की गई थी। और ये तमाम जो प्रक्रिया उसे लेकर के एनआईए अब छपरा पहुंची है और इसे यहाँ पे कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद दिल्ली ले जाएगी, जहाँ पे आगे की पूछताछ की जाएगी। लेकिन लगातार जिस तरह से छपरा आतंकियों के कनेक्शन में आ रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहे हैं कि ये जो पूरा नेटवर्क जो है वो किस तरह से छपरा के युवाओं को गुमराह कर रहे, कैसे यहाँ के युवा आतंकियों के नेटवर्क में शामिल हो रहे हैं। इन तमाम मामलों की अब छानबीन शुरू कर दी गई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। संतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। संतोष, इसके बाद का अपडेट क्या है? ये तो पेशी की तस्वीरें आपने दिखाई, इसके बाद जो पूछताछ का दौर चला, कहां चला और कितनी देर तक ये लोग कहां रुके, इस बारे में क्या जानकारियां हैं? देखिए, सुबह में ये छापेमारी हुई थी। जैसा कि मैंने बताया कि इस साल के शुरुआती दौर में जावेद का नाम सामने आया था जिसने आतंकियों को हथियार सप्लाई किया, तो उससे पूछताछ के क्रम में अरमान अंसारी का तीसरा नाम सामने आया, जिसे पुलिस ने आज एनआईए की टीम ने आज सुबह ही देव बहुआरा गांव से गिरफ्तार किया। काफी देर तक उससे वहां मोरहाड़ा थाने में पूछताछ की गई। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड के लिए सीजीएम कोर्ट में उसे प्रस्तुत किया गया। 6 दिन के ट्रांजिट रिमांड की डिमांड की गई थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन के ट्रांजिट रिमांड की स्वीकृति दी है, जिसके बाद एनआईए की टीम उसे लेकर के पटना रवाना हो गई और पटना से उसे दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां से फिर कश्मीर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है। छपरा के 3 युवकों का नाम इस मामले में सामने आया है। जो पहले एक जावेद नाम का लड़का, उसके एक दोस्त को, और ये तीसरा गिरफ्तारी है उस पूरे मामले में। तो कहीं ना कहीं एक रैकेट जो कि आतंकियों को हथियार सप्लाई करता था, कहाँ से ये लोग हथियार ला करके आतंकियों को सप्लाई करते थे, इनकी मंशा क्या थी और कहाँ कहाँ इन लोगों ने सप्लाई किया था, बहुत धीरे धीरे स्लो ये जांच आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनआईए फूक पे कदम रख रही है और ये इस लड़के को पहले जो अरमान अंसारी, जिसका नाम अरमान मंसूरी जिसका नाम है, उसे नोटिस दे करके बुलाया गया था, लेकिन लगातार जाने में कोताही कर रहा था। एनआईए ने पहले उसे नोटिस दे के हेडक्वार्टर बुलाया था गवाही के लिए, लेकिन ये जब नहीं गया तब इसके खिलाफ साक्ष्य एकत्र करके पुलिस ने उसे उठाया। जैसा कि शुरुआती जो जांच में जो बातें सामने, उसमें इसने स्वीकार किया है कि ये एक बैग लेकर के जावेद के कहने पर ले जाकर आतंकियों को सप्लाई किया था। उस बैग में इसने बताया क्या था इसे नहीं मालूम था, लेकिन जो एनआईए को जानकारी है कि पूरी जानकारी में हथियार जो है बैग के। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। न्यूज़ 18 सिर्फ खबर ही नहीं दिखाता बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाता है। 9 जुलाई से मोतिहारी बालिका गृह में रह रही 3 बेटियों की खबर जब चली तो खलबली मच गई। सरकार से लेकर प्रशासन तक न्यूज़ 18 को भरोसा दिलाया कि चंद घंटे के भीतर बेटियां किसी भी हाल में अपने घर पहुंच जाएंगी और आज कुछ ऐसा ही हुआ। अंजाम तक पहुंची न्यूज़ 18 की मुहिम। बहुत धन्यवाद और बहुत महसूस कर रहे हैं कि आप ही की कृपा से हमको लड़की मिली, नहीं तो नहीं मिलती। अपने आंगन में पहुंची बेटियां, आंखों से छलके खुशी के आंसू। खुशी की आंसू ढलक रही है और क्या बोले, लगती है कि फिर से मेरी बेटियां मिल गई है। न्यूज़ 18 की मुहिम रंग लाई। सारे पेच को दूर करते हुए सीडब्ल्यूसी ने परिवार को बेटियों को सौंप दिया।
और भटकी हुई तीनों बेटियां अपने घर पहुंच गईं। आखिरकार कल से जिसका इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है। बेटियों को CWC के द्वारा जो है उनके परिजन को सौंप दिया गया है। तो आप देख सकते हैं विजुअली भी कि जो बेटियां हैं वो अपनी मां के पास है, सुरक्षित पहुंच गई है मोतिहारी से। और CWC के अधिकारी भी हैं जो खुद एक कमेटी बैठकर जो है इनसे काउंसलिंग भी किया है और इन्होंने अपने माता पिता के साथ जाने की बात कही है। ये बेहद भावुक पल था जब मोतिहारी से एक महिला अधिकारी 2 पुलिसकर्मियों के साथ पूरी सुरक्षा में तीनों बेटियों को लेकर दरभंगा पहुंची। परिवार के बीच पहुंचकर बेटियां बेहद खुश दिखी। हम लोग घूमने गए थे, घूमने के बहाने हम लोग गए थे। लगता है गलती हो गया तुमसे? हाँ, गलती हुआ है हम लोगों से। आगे से नहीं होगा? नहीं होगा। परिवार के साथ रहना चाहती हो? हाँ। मोतिहारी से दरभंगा पहुंची लड़कियों से करीब 1 घंटे तक काउंसलिंग की गई। कागजी कार्रवाई पूरी होते ही तीनों बेटियों को परिवार को सौंप दिया गया। एक बेटी के पिता ने तहे दिल से न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। बहुत खुशी हुई है आपकी सिस्टम से, आपकी न्यूज़ के आधार से हमको बहुत सुविधा मिली। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इसी तरह सभी समाज को कल्याण होता रहे, और इसके लिए बहुत धन्यवाद और बहुत महसूस कर रहे हैं कि आप ही की कृपा से हमको लड़की मिली, नहीं तो नहीं मिलती। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाने के बाद CWC इस पूरे मामले पर बेहद संजीदा है। CWC ने परिवार को कई तरह की हिदायतें भी दी हैं। माता पिता को हिदायत भी दी गई है कि बच्चे को किसी भी तरह का, जो विगत 9 तारीख जब बच्ची निकली है तब से अभी तक का कोई भी ऐसा घटना का जिक्र कभी बच्चे के सामने आप नहीं करेंगे। और समाज में भी एक कहवा दिया गया है कि बाल कल्याण समिति वो बर्दाश्त नहीं करेगी कि बच्चे को कोई ताना दे, बच्चे को कोई परेशान करे, इस सब मामलों को लेकर के। यकीनन हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते बल्कि एक उचित प्रक्रिया के तहत मौजूदा सिस्टम की जवाबदेही भी तय करते हैं। उसी का नतीजा है कि 3 बेटियों का 13 दिनों बाद अपने परिवार से मिलन मुमकिन हो सका। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। गया में धर्मांतरण के पीछे क्या कोई गिरोह काम कर रहा है? क्या भोले भाले लोगों को लालच के जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है? हमारा सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले गया के नैली पंचायत से धर्मांतरण की खबर सामने आई थी। अब डोभी प्रखंड में प्रार्थना सभा हो रही है जिसमें कई हिंदू परिवार शामिल हो रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रार्थना करा रही ये बुजुर्ग महिला प्रार्थना सभा का ये वीडियो गया जिले के डोभी प्रखंड का है, जहां हर रविवार को ऐसी ही प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। चर्च भवन में हो रही प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में महादलित समुदाय के लोग शामिल होते हैं। हालांकि इस प्रार्थना सभा में शामिल कई लोगों ने ईसाई धर्म नहीं अपनाया है। वो हिंदू परिवार से आते हैं लेकिन उनका ईसाई धर्म में भरोसा बढ़ रहा है। हम लोग को तो मतलब शांति मिल जाता है, दिक्कत होता है तो हम आते हैं। ठीक है, आपका धर्म क्या है? हम लोग तो हिंदू धर्म में है। तो आप हिंदू धर्म पर विश्वास नहीं करते? धर्म विश्वास करते हैं कहाँ है, लेकिन विश्वास करते करते अथी हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, नहीं काम बनता है। अगर प्रार्थना करने से काम बनता है, जिसमें काम बनता है उसी को ना विश्वास करता है। जाहिर है इस प्रार्थना सभा में कई लोग हिंदू हैं जिनका ईसाई धर्म की ओर झुकाव बढ़ रहा है। लेकिन इस सभा में कई ऐसे भी हिंदू मिले जिन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया, जिसके पीछे की वजह क्या थी
आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। बहुत ओझा नया, बहुत कराया, डॉक्टर भी कराया, दवा 6 महीना चलाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। हम लोग के पता मिला कि हुआ अच्छा चर्च होता है, तो हम लोग यहाँ लाए, तो हमको बच्चा सही सलामत से है, हम लोग विश्वास कर लिए, इसलिए हम चर्च में आ रहे हैं। आप कौन धर्म से है? आपका धर्म क्या है? क्या धर्म है? हम लोग मतलब हिंदू थे या मुस्लिम थे? पहले कौन धर्म थे आप? हम लोग हिंदू थे। अब आप ईसाई धर्म में हो गए, तो आप ईसाई धर्म को मानिएगा? हाँ। क्या आपको कोई कुछ प्रलोभन दिया गया कि महीना में पैसा देंगे या और कुछ? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं है। तो सिर्फ बीमारी को सुने और आ गए यहाँ पे? हाँ, हम लोग बीमारी को सुने। क्या था फिर आपको बुलाया गया था यहाँ? हमको बुलाया नहीं गया था, हमको दुख तकलीफ हुआ, उसी तरह से हमेशा हमें बुलाया है, कोई मनुष्य नहीं बुलाया। कोई तो कोई मार्फत होगा, ऐसा नहीं तो भगवान बुला लिया, यहीं पर बुला लिया, ऐसा क्यों? बच्चे को मतलब तबीयत खराब था। तो यहाँ आप कैसे आए? इस मतलब इस ग्राउंड में कैसे आए आप? और यहाँ पे आए, मतलब और लोग आते थे कि वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम होता है, तो इधर उधर गए, नहीं ठीक हुआ, यहाँ पे आए, प्रार्थना हुआ, चंगा हुआ, मतलब बच्चा तो। दरअसल कुछ दिनों पहले गया के बाजितपुर में सैकड़ों महादलितों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। अब डोभी में इस तरह की प्रार्थना सभा कई इशारे करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भोले भाले लोगों को उनकी अशिक्षा का फायदा उठाकर लालच का व्यूह रचकर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलएन लिली की रिपोर्ट। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज बैठक की है और पिछले सत्र में हुई मारपीट और बवाल को लेकर कहा कि सभी को मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्पीकर ने कहा कि विधायिका से संबंधित मसला आचार समिति को दिया गया है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। स्पीकर ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। उनको हमने फुटेज उपलब्ध कराया था और उसको जांच करके कार्रवाई के लिए हमने कहा था और उन्होंने पूरी कार्रवाई प्रक्रिया का रिपोर्ट भी उपलब्ध कराए और 2 पुलिसकर्मियों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई की गई। इसलिए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी, ये कहना है बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का। नालंदा के चंडासी में पंचायत सरकार भवन के उद्घाटन के मौके पर श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य के 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों पर विशेष ध्यान दे रही है। सदन में जो प्रश्न पूछे जाएंगे विपक्ष के द्वारा या सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य के द्वारा उसका जवाब दिया जाएगा और सदन कोई पहली दफा नहीं चल रहा है। सदन में जो भी सवाल लाए जाएंगे उसका जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार अपना 5 साल कार्यकाल पूरा करेगी और आने वाले समय में भी बिहार में एनडीए की ही सरकार रहेगी। रोहतास की डेहरी में जेडीयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू जल्द ही बिहार की नंबर 1 पार्टी बनेगी। जनता दल यूनाइटेड को बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शाहाबाद में कल से मैं देख रहा हूं, बाकी तो कैमूर, बक्सर इत्यादि जगह पर जाना है। बिहार में बच्चों के लिए स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है बच्चों के स्कूल जल्द खुलें, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जब तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो जाता तब तक बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डालकर स्कूल नहीं खोला जा सकता। 6 अगस्त के बाद सरकार बिहार में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेगी और इसके बाद ही स्कूल खोले जाने पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। ICMR का जो अभी कल रिपोर्ट आया है, कल के अखबारों में आया था, परसों उन लोगों ने कहा है कि कुछ हम लोगों में इम्यूनिटी डेवलप किया है 60-70% में और बच्चे ज़्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन जो तीसरे लहर की बात हो रही है, जब तक उसके संबंध में कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होगी तब तक इसमें फैसला लेना मुश्किल लगता है।
इधर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भागलपुर में विकास योजनाओं की समीक्षा की है और इस दौरान राजस्व संग्रह और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम भी डिप्टी सीएम ने उसका जायजा लिया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कोरोना के कारण राजस्व संग्रह में कमी आई है, लेकिन सरकार वित्तीय स्थिति ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही है। कोविड संक्रमण के कारण राजस्व संग्रह में कमी हुई है, वैसे वाणिज्यकर सर्किल ने बेहतर प्रदर्शन किया है और शेष जो अपना निबंधन है, खनन है और जो कई परिक्षेत्र हैं जहां से मूल रूप से हम लोग राजस्व प्राप्त करते हैं, परिवहन है, वहां कुछ कमियां हैं, लेकिन लोगों ने विभाग ने आश्वस्त किया है कि समय सीमा पर हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं। सभी 38 जिलों में दूसरे राज्यों से ईवीएम आ चुके हैं। जांच के बाद इन ईवीएम का इस्तेमाल पंचायत चुनाव में होगा। पटना जिला में पंचायत चुनाव के लिए अब तक 11,000 ईवीएम पहुंच चुके हैं और इन ईवीएम को पालीगंज और नौबतपुर में रखा गया है। पंचायत चुनाव में ईवीएम पर संवाददाता संजय कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी जिलों में पंचायत चुनाव की तैयारी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी है। अगर ईवीएम की बात कर लें तो सभी जिलों में ईवीएम आ चुका है। पटना में भी तकरीबन 11,000 की संख्या में ईवीएम मंगाया गया है। सभी ईवीएम को 2 स्थानों पर सुरक्षित जगहों में रखा गया है। राजधानी पटना में पालीगंज और नौबतपुर, ये जो 2 जगह हैं, वहाँ पर ईवीएम को रखा गया है और ईवीएम को रखने के बाद इसकी फर्स्ट लेवल जाँच कराई जाएगी और जाँच कराए जाने के बाद फिर ओके किया जाएगा और तब इसी ईवीएम को पंचायत चुनाव में यूज किया जाएगा। पंचायत चुनाव में पूरे बिहार की अगर बात कर लें तो 2,09,000 ईवीएम का प्रयोग किया जाना है। यह पहला मौका है जब बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराया जा रहा है। हालांकि बाढ़ को लेकर थोड़ी दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रभाव अधिक है वहाँ पर अंतिम चरण में चुनाव कराए जाने हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग इस पूरे मामले को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है और अधिकारियों के साथ बैठक कर तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वैसे में यह संभावना जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव अगले अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक संपन्न करा लिए जाएंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। खबर रोहतास से, जहां बढ़हरी ओपी के खैरही में तालाब में डूबकर 3 बच्चियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चियां तालाब में नहा रही थीं और इसी दौरान गहरे पानी में चली गईं। स्थानीय लोग बचाते तब तक बच्चियों की मौत हो चुकी थी। 3 बेटियों की मौत के बाद खैरही में मातम पसरा है। और अब खबर नालंदा से, जहां राजगीर में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। जरा देवी मंदिर के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक पर सवार 4 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है। वैशाली में बाया नदी उफान पर है। सदर अनुमंडल के भगवानपुर में बांध के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। कई मकान पानी में डूब गए हैं। पानी बढ़ने के बाद तेजी से लोग पलायन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत मवेशियों को लेकर आ रही है। लोगों का कहना है कि पिछले साल भी बाया नदी तबाही मचाई थी। प्रशासन ने पिछले साल की गलतियों से कोई सबक नहीं ली है। पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कोई भी अधिकारी लोग सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग अथक प्रयास करके रह गए, हर जगह कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस बात को। पूरा जैसे यहाँ से एक ठो नदी का दूसरा धार जैसे पश्चिम की तरफ मुड़ गया है। यहाँ जैसे बहुत सारा वार्ड गांव जैसे दहने के कगार पर है। अभी तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।